हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का। क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, भले ही मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, पर आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपका छूट जाएगा नहीं, क्योंकि अनअकैडमी से पढ़ने के बाद मैंने 3 से 4 बार इस बुक को पढ़ा है और तब जा कर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये बेस्ट रिवीजन वीडियो होगा फॉर IAS IPS के लिए। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बसना यानी इंसान बसना कब शुरू किया था, खेती कब शुरू किया था, पहले किस अनाज का खेती किया था, कहाँ किया था। आइए इन्हीं सभी सवालों को हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अतीत के बारे में हमें कैसे पता लगाएं? तो अतीत के बारे में जो पुरातत्विक विभाग है हमारे देश का, वो अतीत के बारे में पता लगाता है। विभिन्न खनन के वजह से जो खुदाई होती है उसमें से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसका कार्बन डेटिंग करके यानी C14 करके और अतीत के बारे में हम पता लगाते हैं कि ये कितने साल पुराने का अवशेष है। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम वो सब कुछ जान सकते हैं, जैसा कि वो क्या खाते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या वह शिकार करते थे या कृषि करते थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, कौन से गीत गाते थे और कौन सा खेल खेलते थे। ये सभी बातें हमें पृथ्वी के अंदर, ज़मीन के अंदर खुदाई से जब अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे प्राप्त अवशेषों से हम ये पता लगा लेते हैं कि वो कौन सी भाषा बोलते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी अवशेष दिखाएंगे कि कौन से अवशेष, और देखिए ये मानचित्र पे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। लोग कहाँ रहते थे, तो लोग देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप में। लोग देखिए, यहाँ ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के आसपास में लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता भी इसी नदियों के किनारे था, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे। देखिए, एक तो यहाँ लोग रहते थे पहले। एक नदी, ये गंगा नदी है, गंगा और यमुना नदी के यहाँ पर के बीच में रहते थे लोग। दूसरी विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी के किनारे किनारे, और तापी नदी है यहाँ पे। आप लोग मैप में देखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे यहाँ लोग रहते थे। और एक यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में लोग रहते थे। दोस्तों देखिए, जहाँ पानी का स्रोत है वहीं पर लोग रहते थे। यानी पहले ये ऐसा व्यवस्था नहीं था कि पानी जमीन से, कल से निकाला जा सके। जहाँ नदी थी, जहाँ तालाब था, वहीं पर लोग रहते थे। खास कर नदी थी तो वहाँ पे देखिए, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नीचे जो विंध्याचल पहाड़ियों के पास में जो नदी मिला दिखाए थे मैप में, वहाँ पे कई लाख वर्ष पहले यहाँ लोग रहते थे। यह लोग छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे। अब सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम में है। ये हिस्सा बताए थे हम, ये हिस्सा यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में लोग रहते थे। देखिए, यहाँ के लोग सबसे पहले गेहूं की खेती किए। यहीं के लोग सबसे पहले पशुपालन किए, क्योंकि वहाँ से खुदाइयों में हमें मिला है, सबसे नीचे पुरातत्विक विभाग को मिला है हिरन का और सुअर का हड्डी का अवशेष। उसके ऊपर भेड़ का और बकरी का। देखिए, पुरातत्विक विभाग को कैसे पता लगता है कि यहाँ पहले किस जानवर की जो पालन हुआ था, दूसरी बार किस जानवर को लोग पालते थे। तो खुदाई में होता है, ऐसे लेयर बना रहता है। देखिए, ऐसे ऐसे लेयर बना रहता है। ऐसे ये 1 नंबर वाला हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर। जब नीचे खोदते जाएंगे पुरातत्विक विभाग वाले, और सबसे नीचे जो अवशेष मिलेंगे, जाहिर सी बात है वो पहले वहाँ पे गड़ा होगा। उसके बाद जो 3 नंबर पे मिलेगा, यानी उससे ऊपर, उससे थोड़ा सा बाद में उसको पोसा गया होगा, पाला गया होगा। 2 नंबर में जो मिलेगा वो 3 नंबर के बाद में होगा।
तो इस तरह से पुरातत्विक विभाग समझ पाते हैं कि कौन से जानवर को या कौन से फसल को पहले बोया गया होगा। देखिए, उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों में ये यहाँ पे जो था, यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती हुआ था। क्योंकि दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब मेहरगढ़ यहाँ आसपास में यहाँ पे है, यहीं पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में गेहूं का खेती हुआ था। और यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, आप लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। यहाँ गारो के पहाड़ियों में जो जनजातियाँ रहती थी वहाँ सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। अब तो जीके में अगर पूछे, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती कहाँ पे हुआ था, तो मेहरगढ़ में, काबुल नदी यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, काबुल नदी के पास, सिंधु नदी के समीप। और चावल का अगर पूछे, चावल का सबसे पहले खेती कहाँ किया गया था, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो जनजातियाँ रहती थी, गारो जनजातियाँ, गारो की पहाड़ियाँ वहाँ पे हैं, 3 पहाड़ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो पहाड़ियों के बीच में जो जनजातियाँ रहते थे, जो लोग रहते थे, उन्होंने सबसे पहले चावल का खेती किया था। देखिए, उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ दूसरी बार खेती की गई चावल की। पहली बार खेती कहाँ पे की गई थी, तो गारो पहाड़िया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। और दूसरी बार चावल की खेती कहाँ पर की गई, तो विंध्य पहाड़ियों में, यानी जो नर्मदा नदी है उसके किनारे। देखिए, हिंदू, यहाँ पे सिंधु होना चाहिए, गलती से हिंदुत्व हो गया है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। तो सहायक नदी किसे कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़े नदी में जाकर के मिल जाते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा नदी के किनारे कितने, 2500 वर्ष पूर्व नगर का बसने की शुरुआत हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पूर्व और गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगर की बसने की शुरुआत हुई। देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियों में, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तो आप जानते ही हैं, मगध, बज्जी, साक्य, बज्जी जहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, साक्य जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मगध जहाँ के अशोक सम्राट हुआ करते थे। ये मगध सबसे बहुत बड़ा उस समय का साम्राज्य बन गया था, लगभग अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये सभी बड़ी साम्राज्य जो हुए गंगा नदी के किनारे हुए। गंगा नदी के किनारे नगर की बसने की शुरुआत कब हुई, लगभग 2500 वर्ष पहले। चलिए, लोग यात्रा कैसे करते थे, तो पहले खाने के तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो पहले तो कोई बसने वाला था ही नहीं, जनजातियाँ जो थी, लोग जो थे, वो पहले बस नहीं रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह भोजन के तलाश में जाते रहते थे। यानी एक क्षेत्र में वो आए, वहाँ के खाना, वहाँ की सभी जानवरों को मार कर खा गए, उसके बाद वहाँ पे कुछ बचा नहीं तो लोग भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन हम लोग जानते हैं करीब 1200 साल पहले मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ और घास का मैदान बढ़ने लगा, उससे लेकर के शाकाहारी पशुओं की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी, तब मांसाहारी पशुओं की जनसंख्या भी बढ़ने लगी और इंसान खेती करना सीख गया। वो आएंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, हम चैप्टर में है। देखिए, शाकाहारी जानवरों के, थोड़ा सा नीचे कर दूं मैं, शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने से मांसाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी और जानवरों का शिकार न इस खातिर पशुपालन करने लगे लोग। तो यही था कि मतलब जानवर शाकाहारी बढ़ने लगे, उसके बाद लोग पशुपालन करने लगे, खेती करने लगे। ठीक, पशुपालन पहले हुआ था, खेती बाद में, पशुपालन हुआ, उसके बाद भी लोग इधर उधर जाते रहते थे, आते थे जाते थे, ठीक है, प्रवास करते थे अपने खाने के लिए और जानवरों को खिलाने के लिए भी। इससे चलवा पशुपालन भी कहा गया। ये चलवा नहीं होगा, यहाँ पे चलवासी होगा, चलवासी पशुपालन,
ये होता है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। देखिए, देश का नाम, यानी हमारे संविधान में आप लोग जानते हैं कि इंडिया और भारत सिर्फ दो ही नाम है, इंडिया और भारत दो नाम ही जोड़े गए हैं। तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहकर पुकारा, ठीक। फिर अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज ह को ई कहते थे, ह को यहाँ पे लिखा है मैंने, ह को ई कहते थे, इस खातिर उन्होंने हिंदोस को इंडोस कहने लगे और इंडोस से बन गया हमारा इंडिया। भारत या सिंधु नदी के पश्चिम एक भारत नाम का प्रजाति थे। यानी भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा कि सिंधु नदी के पश्चिम में एक भरत नाम के प्रजाति थी रहती थी। यह प्रजाति राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से नामांकित थी। फिर इसी प्रजाति के वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। यानी ऋग्वेद कब लिखा गया? आज से करीब 3500 साल पहले। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भारत लगभग 3500 साल उससे पहले भारत का नाम भारत पड़ गया होगा। और देखिए, महाभारत में यह भी दिखाया गया है कि पांचों पांडवों के दादाजी दुष्यंत के पुत्र भरत थे। देखते हैं आगे, अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में कैसे जाने? तो अतीत के बारे में जाहिर सी बात है, जो पुरातत्विक विभाग को जो अवशेष मिलते हैं या कहीं अभिलेख मिलते हैं, शिल्पलेख मिलते हैं, पांडुलिपि मिलती हैं, इससे इतिहासकार जो हैं अतीत के बारे में पता लगाते हैं। तो जो भुर्ज पेड़ के छाल पर जो लिखा गया मिला है उससे पांडुलिपि कहते हैं। जो पहले पेपर नहीं, कागज नहीं था, तो लोग भुर्ज पेड़ के छाल पे या क्या बोलते हैं, या ताड़ के पेड़ के छाल पत्तियों पर जो लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहते थे। और धातुओं पर जो लिखा जाता था उसको अभिलेख कहते थे। और पत्थरों पर जो लिखा जाता था उसे शिल्पलेख कहते थे। ये देखिए, ये एक पांडुलिपि का तस्वीर है जो भुर्ज पेड़ के छाल पर लिखा गया है। ये जो है पांडुलिपि है। और ये जो है ये है अभिलेख, क्योंकि ये धातु पर लिखा गया है, ठीक है। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट, तिथियों का मतलब क्या होता है? तो तिथियों का मतलब दो तरह के हम लोग लिखते हैं। जैसे ये लिखे 1526 ईस्वी में बाबर आया था, तो हम यहाँ ईस्वी लिखते हैं, कहीं कहीं ईसा पूर्व भी लिखते हैं, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व और ईस्वी, इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह जो गॉड हैं ईसाइयों का, ठीक, उनका जन्म जो हुआ था करीब माना जाता है 2000 ईस्वी में हुआ था। और उनके जन्म के पहले जो तिथियां लिखी जाती हैं उसमें ईसा पूर्व लगाया जाता है। और उनके जन्म के बाद जो तिथियां लिखी जाती हैं उसमें ईस्वी लिखा जाता है, ठीक। जैसे 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लेकिन अगर हमें उनके जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद दिखाना है, तो जैसे देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ वहीं से 1 2 3 ऐसे हुआ, 1 2 3 ऐसे साल चलते गए। और आज कितना है? 2020 आ चुका है। यानी ईसा मसीह का जन्म हुए 2020 वर्ष हो चुके हैं। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, यानी BC या CE, कॉमन एरो। और ईस्वी को क्या कहते हैं? ईस्वी को इंग्लिश में कहते हैं AD,
या BCE, बिफोर कॉमन एरो, ठीक है। और AD कहेंगे एनोडर्मिन। ये देखिए ये जो मिला है, देखिए ये जो घड़ा है इस तरह के घड़ा का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और ये दाएं और जो पुराने के चांदी के सिक्के हैं उन सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे आज प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से ये कैसे भिन्न है, यानी ये पूछा गया है। देखिए ये सिक्के पहले ऐसे थे, अब जो सिक्के होते हैं वो मशीन द्वारा बनाए जाते हैं, गोल होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। तो ये चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ पे कुछ तिथियाँ दी गई हैं, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ, तो मैंने बताया था आपको कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ, अभी से 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। सिंधु नदी सभ्यता का प्रथम नगर का उदय कब हुआ, तो 4700 वर्ष पूर्व लगभग माना जाता है। गंगा नदी घाटी में मगध एक बड़ा राज्य बना, ये कब बना था, तो गंगा नदी घाटी में इंसान रहने लगे थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान 2000। ये देखिए इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार कैसे पता कर लेते हैं, जैसे अभिलेख तो आज के भाषा में लिखी नहीं गई होगी, जाहिर सी बात है वो पुरानी भाषा में लिखी गई होगी, तो इतिहासकार पढ़ कैसे लेते हैं कि ये यही लिखा है। तो देखिए अभी तक पढ़ने सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि ये लिखा होगा, ठीक है। जैसे ये सिंबल है, इस सिंबल को P समझते हैं, इस सिंबल को T, इसको Q, L लॉयन तो L, इसको M, ठीक है। ऐसे करके और इतिहासकार कुछ चिन्ह को, आकृतियों को लेटर के रूप में परिवर्तित कर दिए हैं और सजा करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे इतिहासकार इसको पढ़ते हैं। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।